हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग वीकली करंट अफेयर जो हमने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू रखते हुए 2 वीक का करंट अफेयर आप लोग का मिस हो गया है, तो उसको भी हम लोग आज एक साथ कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 13 अप्रैल से लेके आपका 26 अप्रैल जो भी करंट अफेयर आपका जो भी इस बीच में हुआ है उन सारे करंट अफेयर को एक साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको किसी भी कारण की वजह से क्या हो गया, करंट अफेयर मिस हो गया, तो एक साथ आप सारा करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हो और अलग अलग सोर्स से रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से आप सारी चीजें पढ़ के जाओगे तो आपका सब जगह सब एक इन्फॉर्मेशन एक ही जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमने एक और चीज स्टार्ट कर रखा है कि हम बस करंट अफेयर नहीं पढ़ते, साथ के साथ हम अपने आप को मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि वीकली मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। ठीक है। आज का जो वीकली मोटिवेशन है, क्योंकि 2 क्लासेस हमारा एक साथ है, मर्ज किया हमने, आज का वीकली मोटिवेशन थोड़ा अच्छा है। ठीक है। कॉन्फिडेंस इज द बेटर देन परफेक्शन, बिकॉज परफेक्शन मीन्स डूइंग द बेस्ट। ठीक है। बट कॉन्फिडेंस मीन्स नोइंग द हाउ टू हैंडल द वर्स्ट। ठीक है। 2 चीजें होती है, या तो कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है परफेक्शन। बट हम जब भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले यही होता है कि हम इसको बहुत परफेक्टली करने वाले हैं, बहुत ही निपुणता के साथ करने वाले हैं, और उस चक्कर में ऐसा क्या होता है कि हम वो काम पूरा कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है। अगर आप कोई तैयारी भी स्टार्ट करते हो तो हमारे दिमाग में यही होता है कि परफेक्शन के साथ पूरा एकदम कंप्लीट कर देंगे सिलेबस एक ही दिन में बैठ के, बट वो हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि परफेक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है, उसमें आप ये सोचते हो कि हम अपना बेस्ट देंगे। ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। इसीलिए परफेक्शन से ज्यादा बेहतर क्या चीज है? कॉन्फिडेंस। ठीक है। अपने ऊपर जो आपको आत्मविश्वास है वो रखना पड़ेगा। जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो बिना आत्मविश्वास के आप कोई भी तैयारी में जो है वो सफल नहीं हो सकते हो। अगर सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर जो है वो विश्वास, भरोसा दिखाना पड़ेगा। एंड भरोसा दिखाने का मतलब ये होता है कि हर चीज को जो है कैसे उस चीज को हैंडल किया जाए, खासकर जो आपका खराब स्थिति होता है, खराब सिचुएशन होता है, उसमें आप सारी सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे, वही आपको चीज होती है। ये आपको आज का मोटिवेशन था। एंड आई होप कि इस मोटिवेशन के बेसिस पे आप आज का पूरा क्लास भी देखोगे एंड कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको पूछूंगी उस क्वेश्चन का भी आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो अगेन आपका कॉन्फ्रेंस से है क्वेश्चन। एंड कॉन्फ्रेंस हो या सबमिट हो, इससे आपको, अगर आपने रिसेंटली कोई एग्जाम दिया होगा तो वहां पे आपने वहां से क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है। कॉन्फ्रेंस और सबमिट ये इनका फेवरेट एरिया माना जाता है। निम्न में से आपको किस देश में नौवा हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इंडियन ओशियन से रिलेटेड है एंड ये 9th एडिशन, याद रखना आपको, एडिशन भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा आपको पूछा जाएगा, कौन सा ये जो सम्मेलन था, ये 9th नंबर का था। ठीक है। 9th नंबर का था। एंड ये कहाँ पे हुआ है? तो ये मॉरिशस में हुआ है। ठीक है। मॉरिशस में आपको इसको कंडक्ट करवाया गया। बट इतना डिटेल तो काफी नहीं रहेगा, थोड़ा और बहुत जो हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया की तरफ से कौन जो है इसको रिप्रेजेंट उन्होंने किया है यहाँ पे, इसके अलावा आउटकम क्या क्या, रिजल्ट क्या क्या निकल के आया। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि अगर डेट अगर पूछा जाए आपको तो 10 से लेके 12 अप्रैल के बीच में ये हुआ है। इसके अलावा मॉरिशस में हुआ है। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए एग्जैक्ट जगह कहाँ पे हुआ है, तो ये मॉरिशस का कैपिटल है जिसका नाम है, आपको याद रखना है, पोर्ट लुइस। ठीक है। पोर्ट लुइस में ये आपको सम्मेलन किया गया है ना। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेजर डिस्कशन पॉइंट जो पूरा आपको सबमिट हुआ है, जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, वहां पे कौन कौन से चीजों पे बात किया गया है। तो सबसे पहला जो मुद्दा था ये था आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रेड सी टेंशन। अगर आपने हाल फिलहाल न्यूज अगर आप देख रहे हो तो ईरान की वजह से अगर खासकर आप देखोगे कि जो डिस्टर्ब हुआ है, ट्रेड जो डिस्टर्ब हो रहा है उसको कैसे टैकल किया जाए, यहाँ पे भी इस चीज पे चर्चा की गई है। तो यहाँ पे जो मेजर एरिया है आपको याद रखना, रेड सी। ठीक है। लाल समुद्र जिसको बोला जाता है, उस पे भी चर्चा किया गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक रेजिलियंस। ठीक है। नाउ इंडिया स्ट्रेटेजिक आउटलुक, सागर एंड महासागर। ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि सागर एंड महासागर किसका इनिशिएटिव है? इंडिया का इनिशिएटिव है। ठीक है। उसको भी स्ट्रेंथन करने की बात की गई है इस समिट में, इस कॉन्फ्रेंस में। एंड इन्वायरमेंट एंड गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा समस्या है, आपको जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा समस्या है। अगर आप हीट वेव वगैरह भी देख रहे हो तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा किया गया। हो सकता है कि बहुत सारे एग्जाम में अभी थीम पूछा जाता है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है तो उसका आउटकम क्या निकल के आया, उस पर क्या क्या मुद्दों पर बात की गई है। अगेन यहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज एंड जो आपका एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उस पर तो चर्चा किया गया है, याद रखना आपको। एंड अगेन यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में अगर देखा जाए तो हमारे कंट्री की तरफ से आपको एक्सटर्नल जो आपको अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो यहाँ पे आपको विजिट किया था इस पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो पूरा डिटेल आपको याद रखना है, मॉरिशस में हुआ है एंड जो आपको 9th नंबर का एडिशन था। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे इस पर डिस्कशन पॉइंट था जिसमें आपको रेड सी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको अगेन एनवायरमेंट से है, पर्यावरण से ही सवाल जुड़ा हुआ है।
सो कलाई 2, ठीक है, कलाई 2 जल विद्युत परियोजना जो है भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को मजबूत करने के लिए इसको क्या किया गया, आपको राज्य में मंजूरी दी गई है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड टू स्ट्रेंथन द इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। सो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो है ये स्कोप अप्रूवल दिया गया है। बट हमारे लिए सवाल यही है कि जो कलाई 2 आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो आपको जल विद्युत परियोजना है, इसको कौन से स्टेट में अनुमति दी गई है, तो ये आपको याद रखना कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश है एंड कलाई 2 याद रखना इसके अलावा। बट अब यहाँ पे सवाल अगेन होगा कि इसका कितना कैपेसिटी है, कितना इसमें एनर्जी जो जनरेट किया जाएगा। सो कुछ डिटेल यहाँ पे दिया हुआ, डिटेल भी देख लेते, मे बी अगर एग्जाम में आ जाए तो जनरेट करेगा आपको 4852 मेगा यूनिट एनर्जी एनुअली, ठीक है। पूरे साल की बात करिए, पूरे मंथ की नहीं है, आपको पूरे साल में आपको 4852 मेगा यूनिट एनर्जी जनरेट होगा। इसके अलावा स्ट्रेंथन द पावर सप्लाई इन द स्टेट, सपोर्ट एंड पीक डिमांड मैनेजमेंट, तो खासकर वहां पे जो एनर्जी क्राइसिस का जो समस्या है उसको सॉल्व करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगा एंड रीजनल डेवलपमेंट में भी इसको सहयोग मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक जो सवाल सबसे पहला खड़ा होगा आपके लिए कि कलाई 2 तो आपको पता चल गया कौन से स्टेट में बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। बट अगर यहाँ पे सवाल आपको घुमा फिरा के पूछ दिया जाए कि कौन से रिवर पे इसको बनाया गया, सो रिवर भी आपको याद रखना है, लोहित रिवर पे इसको, इस परियोजना को बनाया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब ये पोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल अभी आए हैं एंड जो है वो पोर्ट से स्टैटिक जो सवाल बन सकते हैं उन सारी चीजों को भी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है, मुंद्रा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है और जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बनाया गया है, ठीक है। इन विच स्टेट इज द मुंद्रा पोर्ट लोकेटेड विच हैज बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये नहीं पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा जो है निर्यात कहाँ से किया जाता है, ये नहीं पूछा गया कि लार्जेस्ट कंटेनर कहाँ पे है, ठीक है। आपको सवाल पूछा गया कि ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में, ठीक है, निर्यात में कौन सा जो पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, ठीक है, ये कौन से स्टेट में है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना, मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे आपका, गुजरात में, ठीक है। टोटल अगर मेजर पोर्ट बोल रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे पोर्ट है, आपको सब पोर्ट आप नहीं याद रख सकते हो। मेजर पोर्ट अगर पूछा जाए तो 13 मेजर पोर्ट है भारत में, ठीक है। लेटेस्ट अगर पूछा जाए तो आपको वाधवान पोर्ट है जो कि आपको कहाँ पे, महाराष्ट्र में है ना। गुजरात यहाँ पे आया है तो गुजरात में एक और पोर्ट आपको याद रखना है जिसका नाम है आपको कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट है, ये नाम याद रखना है। 13 के 13 मेजर पोर्ट आप एक बार ऑलरेडी मैंने आपको मैप के थ्रू बताया हुआ था, उसको रिवाइज कर लेना एक बार जाके आप ना। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। तमिलनाडु ऑप्शन में है तो तमिलनाडु में आपको तूतीकुरिन पोर्ट है, ठीक है, तूतीकुरिन पोर्ट है। इसके अलावा चेन्नई पोर्ट है ना। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल से एक चीज याद रखना आपको, एंड ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ताम्रलिप्त पोर्ट है, ताम्रलिप्ति जिसको बोला जाता है। ये पोर्ट कहाँ पे आपको, एंशियंट टाइम में, ठीक है, प्राचीन समय में इस पोर्ट का इस्तेमाल गुप्ता साम्राज्य के टाइम पे भी किया गया था, मौर्य साम्राज्य के टाइम पे भी किया गया था। तो ये आपको याद रखना, ताम्रलिप्त पोर्ट कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। एंड यहाँ पे आपको इंडिया का एक ही रिवराइन पोर्ट है, ठीक है, याद रखना कौन सा पोर्ट है, एक ही रिवराइन पोर्ट है जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोला जाता है, ये भी आपका वेस्ट बंगाल में है। बिहार भी ऑप्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऑप्शन में है बिहार, आपको लगेगा कि यहाँ पे तो कोई पोर्ट नहीं है, बट रिसेंटली बिहार न्यूज में था। किस चीज को लेकर न्यूज में था ये, यहाँ पे आपको ड्राई पोर्ट बनाया गया, ठीक है, ड्राई पोर्ट। ये कहाँ पे बनाया गया, बिहटा में बनाया गया, बिहार के बिहटा में आपको ड्राई पोर्ट बनाया गया है। तो ये पोर्ट आपको बंदरगाह याद रखना है, जैसे कि तूतीकुरिन और चेन्नई पोर्ट कहाँ पे है आपको, बंदरगाह कहाँ पे, तो तमिलनाडु में है। पश्चिम बंगाल से ऑलरेडी मैंने बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि आपको ओनली रिवराइन, एक ही इकलौता आपको रिवराइन पोर्ट है भारत में। इसके अलावा आपको बिहार में ड्राई पोर्ट बनाया गया, ठीक है, किसी रिवर से तो नहीं जुड़ा हुआ है आपको, बट ड्राई पोर्ट बनाया गया कहाँ पे, बिहार में, बिहटा में। और गुजरात में ऑलरेडी मैंने आपको बताया मुंद्रा पोर्ट। एंड मुंद्रा पोर्ट के बारे में एक और चीज याद रखना आपको कि इंडिया का अगर पूछा जाए पहला प्राइवेट पोर्ट, फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट जो है किसको बनाया गया था, निजी पोर्ट किसको बनाया गया था, तो मुंद्रा पोर्ट को ही बनाया गया था, जो कि कहाँ पे आपको, गुजरात में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका अवार्ड से है, एंड ये पर्सनैलिटी अगर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे तो हमने जितने बार करंट अफेयर कवर करवाया अभी तक, आपको किसी न किसी रीजन की वजह से ये आपको न्यूज में रहते हैं। एंड ये सोशल रिफॉर्मर है, सोशल वर्कर है, बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया है, एंड बहुत सारी चीजें इनके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, बट फिर से रिवाइज करेंगे आज। सो निम्न में से आपको किस
किसे आपको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। सो हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द ऑनर विद द लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026। तो 2026, ठीक है, 2025 नहीं पूछा जा रहा, 2000 अब अगर अवार्ड अपडेट हो चुका है तो एग्जाम में दिखेगा आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं। सो ठीक है, सो 2026 में आपको लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है, तो आंसर विल बी द कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। सो कैलाश सत्यार्थी को ये अवार्ड दिया गया है। तो अब इनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनको 2014 में, ठीक है, 2014 में 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ था, ठीक है। सो नोबेल पीस प्राइज इनको याद रखना है। और ये अवार्ड जो है इनके साथ एक और पर्सनैलिटी को मिला था, मलाला यूसुफ, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखना है। बट अब अभी जो मैंने आपको बताया कि पूरे साल न्यूज में चल रहे, ठीक है, किस वजह से, इनका एक बुक आया था, ठीक है, बुक था इनका पावर ऑफ कंपैशन। ये भी बुक आपको एग्जाम में आ सकता है। अभी रिसेंटली ये बुक आया था पावर ऑफ कंपैशन, करुणा करके, ठीक है। ये बुक भी इन्होंने लिखा है। सो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए सब सारी डिटेल्स। लेट दीनानाथ 2026 का जो अवार्ड है वो किनको मिला है, कैलाश सत्यार्थी को। 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज से। एंड ये मिलिट्री एक्सरसाइज आपको पूरे साल कहीं ना किसी न किसी कंट्री के साथ हो रहा है। एंड इससे सवाल तो आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को ऑलरेडी मिल चुके होंगे। सो आपको मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो उसका नाम याद रखना, दस्त लीग, ठीक है, अभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच में शुरू किया गया। सो द 7th दस्त लीग एक्सरसाइज 2026 वाज लॉन्च बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये एडिशन अगेन 7वें नंबर का क्या संस्करण था, ये 7वें नंबर का है, 7th नंबर का एडिशन है। और ये इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में, दस्त लीग, तो ये आपको उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, ठीक है। और ये इंडिया में नहीं हुआ, इसको जो ये एक्सरसाइज है इसको कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया, तो ये नमागान है, ठीक है, नमागान जो कि कहाँ पे आपको उज्बेकिस्तान में है, यहीं पे ये मिलिट्री एक्सरसाइज आपको कंडक्ट करवाया गया है ना। ये तो करंट अफेयर था। बट अगर आपको याद हो तो बहुत सारा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है स्टैटिक से आपको सवाल बन के आ जाते हैं, वहां पे फिर प्रॉब्लम हो जाता है। युद्धाभ्यास के बारे में पूछ दिया जाता है, वज्र प्रहार के बारे में पूछ सकता है, मैत्री एक्सरसाइज किसके साथ होता है, ठीक है। सो और इवन आपको अगर याद है तो कोल्ड रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया था जो कि नाटो ने करवाया था आर्टिक रीजन में। तो कुछ स्टैटिक पोर्शन में भी हम लोग फटाफट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि खंजर, ठीक है। ये खंजर जो है किसके बीच में हुआ था, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। ऑस्ट्र हिंद, ये ऑलरेडी आपको ऑस्ट्र है तो ऑस्ट्रेलिया से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। युद्ध अभ्यास आपको याद रखना, इंडिया और यूएस के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति, शक्ति अलग हो जाता है एंड गरुड़ शक्ति अलग हो जाता है, ठीक है। गरुड़ शक्ति पूछा जाएगा तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। लामित्य, ये बहुत बार, क्योंकि ये अभी रिसेंटली आपका 2026 में हुआ है, ठीक है। सो लामित्य ये कहाँ पे करवाया गया था, तो सेशल्स में ही हुआ था। सो इंडिया और सेशल्स के बीच में होता है। वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र प्रहार किसके बीच में होता है, इंडिया और यूएसए के। सो इंडिया और यूएसए के बीच में आपको याद रखना कौन कौन सा, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। इक्विवेरिन जो है ये इंडिया और मालदीव के बीच में हुआ। मैत्री जो है आपका किसके बीच में होता है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। शक्ति, ठीक है, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। संप्रीति मतलब दोस्ती, ये किसके बीच में होता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। प्रबल, दोस्तिक, ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है। इंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया और रसिया के बीच में। ये बहुत जो है आपको बहुत सारे एग्जाम में वैसे ही पूछ दिया जाता है। तो इंद्र एक्सरसाइज इंडिया और रसिया के बीच में। अजय वॉरियर आपको इंडिया और यूके के बीच में। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अल नाग, ये आपको इंडिया और ओमान के बीच में, ये याद रखना आपको। एंड हैंड इन हैंड, ये इकलौता एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में होता है, ठीक है। इसके अलावा अभी आपको रिसेंटली जो है वो गार्जियन एक्सरसाइज भी हुआ था जो कि इंडिया और जापान के बीच में हुआ था। तो इसको ऐसे स्टैटिक और रिवाइज कर सकते हो एंड जो करंट अफेयर में चल रहे वो भी चीजें एक साथ के साथ देखते जा सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। एंड निम्न में से आपको किस राज्य में हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली बिन डिक्लेयर्ड एज अ नक्सल फ्री स्टेट। तो रिसेंटली पूछा गया, ठीक है। तो रिसेंटली अगर पूछा गया अप्रैल के हिसाब से अगर देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। बट 2026 में आपको याद रखना या 2025 में भी आपको याद रखना बहुत सारे स्टेट को डिक्लेयर किया गया, बट उसको बाद में देखते, पहले तेलंगाना के बारे में देख लेते। सो ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, सुब्बी शिवधर रेड्डी, ठीक है। इन्होंने अनाउंस किया है तेलंगाना इज नोन एज अ नक्सल फ्री, ठीक है। 42 एक्टिव आपको सीपीआई माओइस्ट थे जिन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया। इसके बाद इसको डिक्लेयर किया गया क्या, नक्सल फ्री स्टेट डिक्लेयर किया गया। तो रिसेंटली आपको ऐसे पूछा जा सकता है कौन सा स्टेट है, तेलंगाना है। बट इसके अलावा जो कुछ और चीज है, जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि फेब 2026 में
बिहार को भी जो आपको नक्सल फ्री डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पे लास्ट में आपको मुंगेर से जो नक्सल से संबंधित लोग थे उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था। 2025 में आपको मध्य प्रदेश का भी नाम आया था, ठीक है, इसके अलावा कर्नाटका का भी नाम आया था। तो कुछ स्टेट आपको याद रखना, बट रिसेंट का आपको याद रखना तेलंगाना होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से, फेस्टिवल से रिलेटेड है। सो निम्न में से आपको किस राज्य में आपको मलयालम नव वर्ष विशु मनाया जाता है? सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द मलयालम न्यू ईयर विशु 2026 सेलिब्रेटेड? अब मलयालम है, लैंग्वेज से भी आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो मलयालम कहाँ पे जनरली बोला जाता है? केरला में बोला जाता है, तो इससे आप थोड़ा गेस वर्क कर सकते हो। सो इसका आंसर हो जाएगा केरलम, ठीक है। नाम भी चेंज हो गया, केरला नहीं बोला जाता, अब केरलम बोला जाता है। इसी साल आपको जो इसका नाम चेंज किया गया, बट ये प्रोसेस आपको 2024 में स्टार्ट किया गया था। सो केरलम आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको विशु, ठीक है। और विशु अगर पूछा जाए कि किस तरह का फेस्टिवल है, तो ये आपको न्यू ईयर जो है वो फेस्टिवल है, जो कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए हर जो अगर देखोगे तो इंडियन कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर जो है जनरली बहुत सारे आपको स्टेट में देखोगे जो है, जैसे कि वैसाखी आपको कहाँ पे होता है? पंजाब में होता है। इसके अलावा आपको बिहू जो है, ठीक है, 3 तरह का बिहू होता है, असम में होता है। एक तो आपको विंटर में मनाया जाता है, एक आपको इस टाइम पे अप्रैल के टाइम पे होता है, एक और बिहू होता है जो कि आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता हो, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना। विशु फेस्टिवल के बारे में अगर पूछा जाए आपको कि रिसेंटली जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो ये केरला में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो निम्न में से आपको किस स्थान पर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज द हिम सरोवर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड टू इंश्योर द वाटर सिक्योरिटी? अगर देखोगे तो रिसेंटली आपको क्लाइमेट चेंज चल रहा है, जो इसके वजह से आपको बहुत ज्यादा वाटर शॉर्टेज हो रहा है, बहुत जगह देखोगे तो पानी की समस्या। इवन 0 डे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, 0 डे, ठीक है। इस तरह की समस्या अभी हुआ नहीं है, बट इस तरह के जो है वो समस्या उत्पन्न हो सकती है, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए हर स्टेट अपने लेवल पे कुछ ना कुछ काम कर रहा है, स्टेट और यूटी, ठीक है। सो ये हिम सरोवर जो आपको प्रोजेक्ट है किसने लॉन्च किया? तो ये लद्दाख ने लॉन्च किया। याद रखना आपको, लद्दाख ने हिम सरोवर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अब ये प्रोजेक्ट जनरली जो है आपको वाटर सिक्योरिटी को, अगर जो वाटर क्राइसिस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। अब इसमें क्या किया जाएगा जनरली, इसमें जो है ये क्या करेंगे कि आपको जो ग्लेशियर है, आपने सुना होगा कि ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है बहुत ज्यादा आपको, तो ग्लेशियर से जो वाटर मेल्ट होकर आ रहा है उसको क्या करेंगे ये लोग प्रिजर्व करेंगे, एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे। उस पानी को या तो पीने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर उसको इरिगेशन पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर में, कृषि में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। हिम सरोवर प्रोजेक्ट पूछा जाएगा रिसेंटली कौन से स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया? तो लद्दाख ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रेड से है, इकोनॉमी से है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कुछ और था, बट रिसेंट आपका इसका आंसर जो है वो चेंज हो गया है। तो निम्न में से आपको कौन सा देश वित्त वर्ष 2026 में आपको भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2026? ठीक है, 2026 लिखा, 2025 नहीं लिखा है। सो 2026 के हिसाब से अभी खत्म नहीं हो 2026, बट डेटा जो भी आया उसके अकॉर्डिंग आपको टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा बन गया फाइनेंशियल? तो ये आपका आंसर, पहले तो आपको अमेरिका था, यूएसए था, बट क्योंकि अगर आपने देखा रिसेंट में बहुत सारा यूएस और इंडिया के बीच में बहुत सारी चीजें चल रही, प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी के हिसाब से आपको याद रखना आंसर क्या हो गया? चाइना, ठीक है। चाइना आपका टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। बट क्या इससे इंडिया को कितना मुनाफा हुआ है? अभी देखते हैं कि जो अगर देखा जाए तो इसमें कितना मिलियन का आपको ट्रेड किया जा रहा है। सो 151.1 मिलियन का जो है वो ट्रेड किया जा रहा है, बट हमारा उनके साथ जो व्यापार है वो घाटा में ही चल रहा है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट जो आपने सुना होगा टर्म, वही हमारा चाइना के साथ चल रहा है, जिसमें 37% जो है वो चाइना एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, और ओनली 16%, इससे भी कम है आपका जो चाइना क्या करता है इंडिया में, इंपोर्ट करता है। मतलब हमारे देश से बस उनके देश में 16% चीज ही बेचा जाता है, और वो हमारे देश में 37% बेच रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, अगर पूछा जाए कि जो घाटा है वो ज्यादा आपको चाइना के साथ दिख रहा है, बट अमेरिका के साथ इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना कि सबसे ज्यादा व्यापार जो कौन से देश के साथ किया जा रहा है 2026 में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका ये भी रैंकिंग से रिलेटेड है। रैंकिंग बहुत फेवरेट माना जाता है एग्जाम में, बहुत सारे सवाल आपको रैंकिंग से पूछे जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार आपको ग्लोबल जीडीपी
रैंकिंग 2025 लिखा, 26 नहीं लिखा, ठीक है। सो अभी डेटा इसका अपडेट जो है 2025 के अकॉर्डिंग ही है। सो भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, व्हाट रैंक हैज इंडियाज बीन असाइन्ड इन द ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग 2025? 2025 के अकॉर्डिंग आईएमएफ जो रैंकिंग आपको रिलीज करती है जीडीपी के मामले में, भारत का क्या रैंकिंग रहा है, ठीक है। सो भारत का रैंकिंग आपका 6th हो गया, छठा रैंकिंग हो गया। पहले भारत का रैंकिंग से ज्यादा अच्छा था, बट अभी क्या हो गया, आपका रैंकिंग खराब हुआ है। बट इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट रैंक पे कौन सा है, ठीक है। अपना तो पता ही होना चाहिए, 6th रैंक पे आ चुके हैं, बट फर्स्ट पे कौन है ये भी सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट पे आपको याद रखना है यूएसए, ठीक है। सुपर पावर कितना इनका जो है वो 30.8 ट्रिलियन है इनका इकोनॉमी, आपको याद रखना है 30.8 ट्रिलियन है। और हम कितना टारगेट कर रहे हैं अभी, कुछ अगर पता हो तो बताना आप लोग, ठीक है। चाइना का कितना है आपको 19.6 ट्रिलियन है, जो कि यूएसए के बाद है, सेकंड पे है। थर्ड पे आपका जर्मनी है, 4.7 ट्रिलियन है। जापान का 4.44 है, ठीक है। और फिर उसके बाद यूके है, उसका 4 ट्रिलियन है। इंडिया का आपको याद रखना है, इंडिया का 3.92 ट्रिलियन है, ठीक है। 3.92 ट्रिलियन है। और इसी के साथ इंडिया का रैंकिंग चेंज हो गया, कितने रैंक पे इंडिया आ गया, 6th रैंक पे आ गया। फर्स्ट पे एंड 6th दोनों याद रखना, फर्स्ट पे आपका यूएसए एंड 6th पे कौन है, इंडिया है। सो इंडिया का 3.92 है, एंड अगर यूएसए का देखा जाए टॉप 30.8 है, ठीक है। ये काफी ज्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा दोनों के बीच में। अच्छा, यहाँ पे आईएमएफ है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो आईएमएफ के बारे में अगर पूछा जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। सो ये आपका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा, दो संगठन कौन सा था? तो पहला तो आपको आईएमएफ याद रखना है, ब्रेटन वुड से ही बना हुआ है। ये 1944 में कॉन्फ्रेंस हुआ था, 1944 में, ठीक है। एक आईएमएफ को बनाया गया था। दूसरा कौन सा बॉडी था? दूसरा आपको वर्ल्ड बैंक था। ये 2 बॉडी आपका बना था। और अगर आईएमएफ में पूछा जाए तो 109 के आसपास, 190 के आसपास आपको टोटल मेंबर है, इससे ज्यादा भी कंट्रीज में आपको पार्टिसिपेट करती है। बट सवाल आप लोग के लिए भी कुछ है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कुछ सवाल के जवाब आप लोग करना है, कुछ सवाल के जवाब मैं दूंगी, ठीक है। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये अगर आप लोग को पता हो तो बताना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो आउटलुक रिपोर्ट है, ये रिलीज कौन करता है? आईएमएफ करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका डेज से रिलेटेड, एंड डेज ऑल टाइम फेवरेट है, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से आपको किस दिन जो है हर साल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है? सो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है। हर साल आपको कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। बट सवाल एक और होता है कि इसके साथ आपको थीम पूछ दिया जाता है कि थीम इस बार का क्या था। सो इस बार का थीम आपको याद रखना है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर द लिविंग हेरिटेज। इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर द लिविंग हेरिटेज। अब लिविंग हेरिटेज को भी प्रिजर्व करना है। और हेरिटेज के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, धरोहर के बारे में जब भी बात करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको नॉन लिविंग चीज ही आती है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब तो डेट याद रखना आपको 18 अप्रैल है। बट अगर पूछा जाए आपको भारत में किसी भी चीज को विश्व धरोहर को जो घोषित करने की जो है वो पावर किसके पास है, तो ये आपके जो है ये यूनेस्को है, ठीक है। यूनेस्को घोषित करता है। और यूनेस्को के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए भारत पे टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है, तो टोटल आपको भारत में बोलो, ठीक है, वर्ल्ड के बारे में नहीं बात करिए, भारत में कितना है, तो टोटल आपको 44 है, ठीक है। और 44 में अगर पूछा जाए तो 3 तरह से होता है आपका, एक नेचुरल होता है, एक कल्चरल होता है, एंड आपका एक मिक्स्ड होता है, ठीक है। दोनों मिला के बनाया जाता है। तो नेचुरल में आपको कितना है, 7 है। और जो अब रेस्ट बनता है 30+ है आपको, 37 के आसपास है ये आपको कल्चरल में, एंड 2 आपका मिक्स्ड में है, ठीक है। सब नहीं याद रखना है। बट अभी रिसेंट में जो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि इसको डिक्लेयर किया गया था, ये जो आपको मराठा लैंडस्केप है उसको 44 नंबर का बनाया गया था, ये बस याद रखना है। और पहला अगर पूछा जाए कि पहला आपको विश्व धरोहर किसको घोषित किया गया था, तो इकलौता आपको नहीं था उसमें, ठीक है। ताजमहल था, अजंता केव था, तो बहुत सारी चीजें थे, आपको नहीं याद रखना। बस एक याद रखना कि ईयर कौन से ईयर में भारत को पहला जो है वो विश्व धरोहर साइट दिया गया था, तो 1983 में दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे हमने डेज भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन से भारत में, वो भी आपको पता चल गया होगा थोड़ा बहुत ना। यहाँ पे जो सवाल है कि अप्रैल में अगर पूछा जाए और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डे है जो कि आपको पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट आपको याद रखना है, कि कौन सा डेज है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जस्ट वेट, ठीक। 7 को आपको होता है, 7 अप्रैल को अगर पूछा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है,
ऑलरेडी मैंने बताया था आपको कि आपको इसी दिन क्या हुआ था, WHO का जो है वो बनाया गया था, स्टेब्लिश किया गया था, इसीलिए आपको 7 अप्रैल को ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है ना। इसके अलावा एक और चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए, 21 को, ठीक है, 21 तारीख को नेशनल सिविल सर्विसेज डे होता है। नेशनल, अगर आप लोग सिविल सर्वेंट का बनने का सपना देख रहे हो तो याद रखना आपको, नेशनल सिविल सर्विस डे 21 तारीख को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। 22 को आपको अर्थ डे होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा तो वहां पर थीम भी बताऊंगी मैं। इसके अलावा आपको याद रखना है 24 को नेशनल पंचायती डे होता है, ठीक है, तो पंचायती डे भी याद रखना आपको, पंचायती डे। एंड 25 भी इंपॉर्टेंट है, 25 को क्या होता है आपका, वर्ल्ड मलेरिया डे होता है, ठीक है, बहुत लोग परेशान रहते होंगे इससे, वर्ल्ड मलेरिया डे। तो एक साथ सारे डेज जो अप्रैल में इंपॉर्टेंट थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। मार्च वाले भी, जैसे आपको अगर मैं मार्च वाला कुछ आता है तो उसको भी मैं रिकॉल करवा दूंगी, ठीक है। सो आपको बस याद रखना कि अभी हिसाब से वर्ल्ड हेरिटेज डे अगर पूछा जाए, विश्व धरोहर डे कब होता है, तो 18 अप्रैल को होता है। थीम भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर से इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपको रिसेंट बहुत सारे एग्जाम हुआ था वहां पे आया हुआ था। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है, याना गुफा, ठीक है, याना गुफा किस राज्य में जो आपको स्थित है, जिन्हें आपको राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। सो इन विच स्टेट आर द याना केव्स लोकेटेड विच हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ जियो हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये स्टेट है आपका कर्नाटका, ठीक है। अब क्या स्पेशल इसका फीचर है, क्यों इसको जो है जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। सो ये याना केव जो है ये आपको ब्लैक रॉक से बना हुआ है, ठीक है। अब ब्लैक रॉक है तो इसका मतलब वोल्केनो से बना होगा, ठीक है, बेसाल्टिक रॉक हो सकता है ये। इसके अलावा डिक्लेयर द जियो हेरिटेज साइट, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है आपको लाइमस्टोन, यहाँ पे लाइमस्टोन से बना हुआ, ये बस याद रखना है। याना केव आपको याद रखना कहाँ पे, कर्नाटक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके अलावा जो कुछ ऑप्शन में यहाँ पे भी कुछ फेमस केव है जिसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तमिलनाडु में आपका गुना केव है, ठीक है। केरला में आपको बहुत पहले आपको एक एग्जाम हुआ था, यूपीएससी में भी पूछा गया था इडकल केव के बारे में, इडकल केव क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे भी न्यूज में कुछ ना कुछ आता रहता है, फिर आप हिस्ट्री में भी अपने पढ़ा होगा। ये केव जो ये प्री हिस्टोरिक केव है, प्री हिस्टोरिक केव है इडकल केव ना। महाराष्ट्र भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र से आपको कौन कौन से केव याद रखना, अजंता, एलोरा केव, एलिफेंटा केव, ठीक है। बट अगर पूछा जाए भारत में सबसे पुराना गुफा कहाँ पे मिला है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट केव कहाँ पे भारत में, तो भीमबेटका केव, वो कहाँ पे आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा आपको बरावर केव है कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। तो कुछ ऐसे केव भी ऐसे स्टार्टिंग में भी रिवाइज करते रहना साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सो निम्न में से आपको किस राज्य सरकार ने हवाई और इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर के लिए आपको प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया है। अब प्रोजेक्ट संजीवनी आपको बहुत चीज से रिलेटेड हो सकता है, अगर पूछा जाए किसके आपको किस रिलेशन में उसको लॉन्च किया गया, तो ये आपको जनरली याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट संजीवनी फॉर इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर ऑन हाईवेज, ठीक है। तो हाईवे वगैरह पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, और बहुत लोग जो है उसमें मदद करने के लिए नहीं जा पाते, इसलिए नहीं करते कि उनको लगता है कि बाई चांस वो उसमें उनको घसीट ना लिया जाए, ठीक, वो फंस ना जाए, तो वो छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं वहां से। तो उन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए एंड इवन जो है वो अगर वो ट्रोमेटिक भी होता है काफी बार, वो चीजें देखना भी, ठीक है। तो उन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया गया। ये कौन से स्टेट ने किया है, सो तेलंगाना ने आपको प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट हनुमान आपको बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। ये ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए किसने लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट हनुमान, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट हनुमान ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट गंगा भी न्यूज में था, थोड़ा सा रिवीजन करते चलते साथ के साथ। प्रोजेक्ट गंगा, अब नाम से ऐसे लगेगा कि आपको गंगा रिवर को वहां पे प्रिजर्व करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए होगा, बट उससे रिलेटेड नहीं था। ये प्रोजेक्ट गंगा आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था, ठीक है। सो प्रोजेक्ट हनुमान ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, प्रोजेक्ट गंगा इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। एंड अभी प्रोजेक्ट संजीवनी के बारे में हमने देखा, वो कहाँ पे आपको, तेलंगाना में।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डेज से रिलेटेड है, अभी जस्ट हमने डेज बहुत सारे डेज देखा है, ये भी डे इंपॉर्टेंट है आपको। निम्न में से किस दिन हर साल आपको विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वर्ल्ड लिवर डे इज सेलिब्रेटेड? सो वर्ल्ड लिवर डे जो है आपका हर साल जो है वो कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो 19 अप्रैल को किया जाता है, 19 अप्रैल को किया जाता है। बट थीम भी पूछा जा सकता है। थीम इस बार का क्या था? सॉलिड हैबिट एंड स्ट्रॉन्ग लिवर। जितना आप अपना हैबिट्स अच्छे रखोगे, जो आपका व्यवहार है, जो ठीक है आपकी आदतें हैं, उस पर जितना आप अच्छे से काम करोगे, आपका लिवर भी उतना अच्छे से परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब लिवर का काम क्या होता है? यकृत का काम क्या होता है? तो डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, डाइजेशन में करता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को क्या करता है? सही रखता है। इसके अलावा 1/3 जो एडल्ट्स लिव विद द MSLID, ठीक है, मेटाबॉलिक डाइफंक्शनिंग एसोसिएट। अब ये जो है वो डिसऑर्डर होता है जो कि बहुत सारे लोग जो है इससे ग्रसित है, और इसके पीछे कारण वही होता है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर आप हेल्दी फूड नहीं लेते हो, अच्छा खाना नहीं लेते हो, इस वजह से आपके लिवर को प्रॉब्लम हो सकता है। फिर या फिर डेली एक्सरसाइज नहीं करते हो, एक्टिविटी कुछ नहीं करते हो, एकदम बैठे रहते हो, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसे कंज्यूम करें, अल्कोहल वगैरह ले रहे हो, टॉक्सिक चीज ले रहे हो, तो उसके वजह से भी आपकी लिवर खराब हो सकती है। वैक्सीनेशन वगैरह आप लेते हो, अगर टाइम से सब कुछ अपना ध्यान रखते हो ना, तो आप हेल्दी रहोगे। बट आपको याद रखना है, थीम याद रखना, सॉलिड हैबिट एंड स्ट्रॉन्ग लिवर इस बार का थीम था। डे कब सेलिब्रेट किया जाता? तो 19 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट होता है आपका वर्ल्ड लिवर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका भी इंपॉर्टेंट है, PIB से लिया गया न्यूज है, एंड ये आपको दिखेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा नहीं दिखेगा तो इससे जोड़ के आपको सवाल पूछा जा सकता है। सो कपड़ा मंत्रालय ने आपको वैश्विक मंच पर भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या लॉन्च किया? ठीक है, सो व्हाट हैज द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लॉन्च टू प्रमोट द इंडियन वीविंग ग्लोबली? तो विश्व स्तर पे लॉन्च किया गया। ठीक है, नेशनल लेवल पे नहीं, अगर विश्व स्तर पे लॉन्च किया गया तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए, बुनकरों को मदद करने के लिए कौन सा आपको योजना लाया गया? तो ये विश्व सूत्र। ठीक है, विश्व सूत्र आपको याद रखना है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है, एंड इससे आपको जो खासकर वीविंग सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। अगर आपको रिसेंट में पता हो तो वीविंग या फिर आपको टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया को लॉस चल रहा है। ठीक है, जो आपको क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से भी काफी लॉस हुआ है। तो उन सारी चीजों को जो है रिकवर किया जाएगा। एंड इवन जो आपको बहुत सारे टेक्सटाइल पार्क बनाने की भी बात की गई थी जब बजट आया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नाम है जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इक्कट। ठीक है, इक्कट जो है वो आपको कहाँ पे जो ये टेक्सटाइल जो बुनकर बुनते हैं, कहाँ पे बुनते हैं? उड़ीसा में होता है। इसके अलावा आपको कांजीवरम, ये कांजीवरम जो है साड़ियाँ आपने सुनी होगी। ठीक है, आपके घर में अगर होंगे तो किसी के पास होगा तो पता करना आप। ठीक है, सो ये आपको कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसके अलावा आपको मोइरंग फी, ठीक है, ये कहाँ पे? मणिपुर में। फिर इसके अलावा आपको जमादानी, ये आपको बंगाल में है। मुगा सिल्क आपको याद रखना है, कहाँ पे? मुगा सिल्क, जो मुगा सिल्क का साड़ी जो है वो कहाँ पे मिलता है? आपको असम में मिलता है, वहाँ का आपको GI भी माना जाता है। लेपचा, ठीक है, लेपचा ट्राइब भी है आपको कहाँ पे? सिक्किम में है। एंड लेपचा अगर पूछा जाए आपको, ये टेक्सटाइल जो है अगर पूछा जाए कहाँ से है तो ये सिक्किम से। गोटा पट्टी ये हरियाणा से आपको। इक्कल ये आपको याद रखना कर्नाटका से। तुस्सर, ठीक है, ये आपको कहाँ पे मिलता है? बिहार में, खासकर भागलपुर वाले एरिया में। फिर इसके अलावा पटोला ये आपको गुजरात में है। बनारसी साड़ी आपको उत्तर प्रदेश बनारस से याद रखना है। पश्मीना आपको लेह लद्दाख से याद रखना है। एंड उप्पाडा सिल्क ये आंध्र प्रदेश में है। कोट्टा दोडिया, ठीक है, ये आपको बहुत सारे यहाँ पे, जैसे कि नागा मेखला ये आपको नागालैंड से मिलता है। तो बहुत सारे स्टेट के यहाँ पे दिए हुए, इसको वीडियो पॉज करके एक बार आप लोग देख लेना, इसको पढ़ लेना। ठीक है, बट ये याद रखना कि आपको जो भी ग्लोबल लेवल पे लॉन्च किया गया किस चीज को, विश्व सूत्र भी आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको विश्व सूत्र दिया गया था, किस चीज से एसोसिएटेड है? तो ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है, आपको वीविंग से जो है आपको बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। सो निम्न में से आपको किस प्रतिष्ठित प्रो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2026? अगेन 2026 का है, तो ये क्वेश्चन मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 2026 में आपको MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया जाता है। किनको दिया गया है? सो ये आपको ये अवार्ड दिया गया किनको? डॉक्टर CH श्रीनिवासन, ठीक है, डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव को ये अवार्ड MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया। ना ये अवार्ड जो है किनके नाम से? MS स्वामीनाथन। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा GS वगैरह तो इनका नाम आपने पक्का सुना होगा। ठीक है, किस चीज के लिए इनको जाना जाता है? तो फादर ऑफ, ठीक है, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में बात करिए, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जो है इसके जो है जनक माने जाते हैं। कौन? MS स्वामीनाथन जाने जाते हैं इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में। बट अगर पूछा जाए वर्ल्ड लेवल पे किसको जो है वो हरित क्रांति का जो है वो जनक बोला जाता है, अगर पता है आप लोग, कहीं सुना है आप लोगों ने, तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब MS स्वामीनाथन को
तो 1987 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला हुआ था। इसके अलावा 2024 में इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक है, 2024 में इनको भारत रत्न मिला हुआ था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर आपको पता है, हरित क्रांति अगर पता है, तो कौन से ईयर में था ये? 1960s, ठीक है, 60 नहीं लिखना आप, 60s, पूरे एरा में आपको 10 साल तक ये चला था रेवोल्यूशन। इनके फादर माने जाते हैं, तो इन्हीं के नाम से आपको अवार्ड दिया जाता है। खासकर जो लोग आपको जो हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, जो आप खासकर एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि आपको डॉक्टर CH श्रीनिवासन को इस बार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका ये वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। सो निम्न में से किसने जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू किया है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव फॉर द वाटर सिक्योरिटी, ठीक है। वाटर सिक्योरिटी से ऑलरेडी हमने एक सवाल देखा था, हिम सरोवर जो आपको प्रोजेक्ट है कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये आपको लद्दाख में लॉन्च किया गया। बट ये वर्ल्ड लेवल पे पूछा जा रहा है, वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव फॉर द वाटर सिक्योरिटी। अब इतना इसमें दिमाग नहीं लग सकता है। अगर ऑप्शन में आपको कुछ और भी हो सकता था, फाओ हो सकता था, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन हो सकता है, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन में जाओगे। आंसर इसका क्या होगा? वर्ल्ड बैंक होगा, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक की सहायता से आपको ये इनिशिएटिव लिया गया है, और इस इनिशिएटिव के तहत, ठीक है, जो फॉरवर्ड इनिशिएटिव है, फॉरवर्ड इनिशिएटिव फॉर वाटर सिक्योरिटी, इसके तहत क्या किया जाएगा? सो ये 2030 का इन्होंने टारगेट रखा है। 2030 का टारगेट अगर आपको पता है, तो जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका भी 2030 का टारगेट है। अब इस टारगेट के तहत वो क्या करने वाले हैं? आपको 1 बिलियन लोगों को क्या करेंगे? पानी का सहायता देंगे, ठीक है। 1 बिलियन जो है आपको पॉपुलेशन को पानी का सहायता ये देने वाले हैं। वाटर क्राइसिस का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाले हैं। बट सवाल आपको याद रखना है कि वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव फॉर वाटर सिक्योरिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन के दिख रहे हैं, संगठन के दिख रहे हैं। आप लोगों के लिए सवाल, आपको हेडक्वार्टर सबका पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे बताना आप लोग? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। यूनिसेफ का कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का कहाँ पे? ये भी बताना आप लोग, ठीक है। अल्टरनेटिवली 2 मैंने आपको बताया, 2 आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मूवमेंट से रिलेटेड है और पर्यावरण से जुड़ा हुआ सवाल है आपको। निम्न में से किस राज्य में आपको केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को विरोध के लिए चिता आंदोलन शुरू किया गया है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट was the चिता मूवमेंट launched in the opposition of केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? तो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बहुत समय से न्यूज में आपको चल रहा है, बहुत बार इस पर सवाल भी आ रहे हैं। तो केन बेतवा रिवर आपको याद रखना मध्य प्रदेश में, तो ये आपको ऑटोमेटिक आंसर पता हो जाना चाहिए कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में। तो चिता आंदोलन आपको याद रखना है कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया। किसके विरुद्ध में किया गया? तो केन बेतवा रिवर जो बन रहा है, इस रिवर की वजह से जो आपको ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वहां से माइग्रेट करवा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर किया जा रहा है, तो खासकर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको बहुत ज्यादा समस्या इससे आ रही है, उत्पन्न हो रही है। बट यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट आया है या मूवमेंट आपको चला, आंदोलन चल रहा है, तो कुछ बहुत फेमस आंदोलन है, जैसे कि चिपको आंदोलन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? आपका उत्तराखंड में हुआ था। इसके अलावा अपीको मूवमेंट के बारे में सुना आपने, ये कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। साइलेंट वैली मूवमेंट आपने सुना होगा, ये कहाँ पे हुआ था? केरला में हुआ था। तो ऐसी चीजों को थोड़ा बहुत रिवाइज भी साथ के साथ करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये भी आपको अवार्ड से रिलेटेड है। सो निम्न में से आपको किस भारतीय को वनस्पति वैज्ञानिक को WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बॉटनिस्टिक वाज ऑनर्ड विद द WWF नेशनल अवार्ड 2026? तो ये अवार्ड किसको दिया गया? एन अलीम यूसुफ को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सो ये नाम याद रखना आपको, एन यलीम यूसुफ को दिया गया। बट इनको जो अवार्ड दिया गया वो किस चीज के लिए दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इन्होंने एक आपको डिवाइस डेवलप किया है, ठीक है, जिसका नाम है AI ऐप जो है उसको डेवलप किया, जिसका नाम है नियोफाइट ID। नियोफाइट ID है, जिसके तहत क्या करेंगे? इन्वेसिव प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, इन्वेसिव प्लांट अर्थात जो आपको जो कि कहीं और से प्लांट्स को आप लेके लगा देते हो, जिसकी वजह से जो वहाँ के नेटिव प्लांट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और वो जो बहुत ज्यादा उनका ग्रोथ होता है, इसकी वजह से जो आपको वहाँ के लोकल प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है? आपको धीरे धीरे उनको एक्सटेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये आइडेंटिफाई करेगा, ये ऐप के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा प्लांट जो है इन्वेसिव है, ठीक है, जो कि आपको खासकर जो लोकल प्लांट्स है उसको खतरा पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डेज से रिलेटेड है। सो निम्न में से किस दिन आपको हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? सो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड? सो वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो हर साल कब सेलिब्रेट होता है? 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम आपको बस याद रखना है, आवर पावर आवर प्लेनेट, ठीक है, आवर पावर आवर प्लेनेट इस साल का थीम था।
22 अप्रैल याद रखना है। बाकी डेज मैंने अभी जस्ट आपको रिवाइज करवाया, चाहे आपको वर्ल्ड हेल्थ डे हो, वर्ल्ड हेरिटेज डे हो, फिर आपको मलेरिया डे भी बताया मैंने, बहुत सारे डेज बताया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत एक्सट्रीमली बहुत, इसलिए बोल रही हूँ कि अगर रिसेंट भी एग्जाम है तब भी, अगर रिसेंट में एग्जाम नहीं है तब भी, ये आपको मैच द फॉलोइंग जैसे सवाल में आपको पूछे जा सकते हैं। सो आपको सेखा झील, ठीक है, सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, जिसे अभी भारत का 99 रामसर स्थल के रूप में नामांकित किया गया। वेयर इज द सेखा झील बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 99 रामसर साइट, जो कहाँ पे आपका अलीगढ़ में, अलीगढ़ में है ये, ठीक है। अब रामसर साइट है, इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो 98 था, अभी एक और बढ़ गया 99 हो गया। तो 98 और 97 भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो 98 97 आपको याद रखना है। एक तो गुजरात में आपको छाड़ी धान बोला जाता है, धान, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है, तो पटना है, ठीक है। और पटना आपको लगेगा कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। बट वो रामसर साइट कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अब थोड़ा सा सेखा झील जो इसके बारे में देख लेते हैं, ये कहाँ पे आपका अलीगढ़ में है। यहाँ पे आपको 170 से ज्यादा आपको यहाँ पे पक्षी प्रजाति जो है निवास करते हैं। इसके अलावा ये किस तरह का फ्रेश वाटर, ठीक है, ये हो सकता है वहां पे पूछ दिया, बोला जाए सलाइन वाटर है, ठीक है, या खारा पानी में रहते, खारा पानी झील है, तो खारा पानी झील नहीं है ये, किस तरह का, ये फ्रेश वाटर लेक है, मीठा पानी झील है ये। इसके अलावा यहाँ पे रामसर आया, ठीक है। सो रामसर से आपको याद रखना है वेटलैंड। वेटलैंड डे कब होता है, हर साल आपको 2 फेब को वेटलैंड डे मनाया जाता है। जो वेटलैंड, यहाँ पे रामसर लिखा हुआ है, रामसर आपको जगह का नाम है, ठीक है, सिटी है जो कि कहाँ पे, ईरान में है, ठीक है। ईरान वैसे भी बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो रामसर आपको याद रखना कहाँ पे, ईरान में है। और ये रामसर आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था 1971 में, जिसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई थी कि जो भी आपको खासकर जो पर्यावरण से रिलेटेड जैसे झील है, ठीक है, इसके अलावा कोई जो साइट है जो आपको पॉल्यूशन की वजह से या किसी वजह से उसको खराब किया जा रहा है, उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, इसके तहत जो आपको इनिशिएटिव लिया गया था। भारत में पहला रामसर साइट कौन सा है, ठीक है, बताना अगर आप लोग को पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन नोबेल कहा जाने वाला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया। सो हाउ मेनी वुमेन वेर ऑनर विद द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026। 2026 का आपको गोल्डमैन प्राइज जो है, जो कि इसको भारत, इसका नोबेल प्राइज भी बोला जाता है, किस चीज के लिए, पर्यावरण के क्षेत्र में, ये 6 महिलाओं को दिया गया, ठीक है। और पहले बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ये 37 अराउंड आपको 1989 में ये अवार्ड देना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तब से पहले बार ऐसा हुआ है कि 6 की 6 महिला, ठीक है। इस बार जो अवार्ड दिया गया 6 की 6 जो महिलाएं थी वो आपको महिलाओं को ही दिया गया इसमें, ठीक है। सो बस आपको याद रखना। और इसमें इस बार कोई इंडियन नहीं थी, ठीक है, इसमें इस बार कोई इंडियन नहीं थी। लास्ट टाइम 2024 में आपको किसी इंडियन को ये अवार्ड दिया गया था। हाल ही में किसी आपको यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में आपको ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से सम्मानित किया गया। हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड with a global green icon award at the वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर समिट हेल्ड इन यूके। तो एक तो यहाँ से एक और सवाल हो सकता है कि वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर समिट कहाँ पे हुआ, ठीक है। सो ये यूके में हुआ है। और अवार्ड किनको दिया गया, तो ये आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है संतोष कुमार, ठीक है। संतोष कुमार है, ये आपको फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो राज्यसभा की तरफ से रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एप्पल, ठीक है, बहुत सारे लोग एप्पल का फोन यूज करते होंगे, लैपटॉप यूज करते होंगे, टैब, ठीक है। सो ये सवाल आपके लिए भी है, निम्न में से किस एप्पल का नया सीईओ, ठीक है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एप्पल। तो जॉन टर्न्स, ठीक है, जॉन टर्नर्स नाम याद रखना, इनको सीईओ जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही आपको, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के बारे में बोला गया है एंड आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में पहली महिला बनी है जिनको फीमेल जो है ये इन्होंने पोस्ट लिया है। इनका नाम आपको याद रखना है, लीसा गिल, ठीक है, लीसा गिल जो है ये बनी है। बट ये आंध्र प्रदेश के बारे में था, बट नेशनल लेवल पे भी सवाल आपको बहुत सारे स्टैटिक्स जीके में पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए कि अभी तक कोई फीमेल जो है आपको सीजीआई बनी है, अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है नहीं, ठीक है। सो ये याद रखो, अभी तक कोई भी नहीं बनी है। बट जो आप लोग बार बार नाम सुनते होंगे फातिमा बीबी, ठीक है, फातिमा बीबी का नाम सुनते होंगे। ये आपको सीजीआई नहीं थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थी, ये क्या थी आपको फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनका नाम ऐसे याद रखना आपको। बट अभी तक कोई भी महिला आपको सीजीआई
नहीं बनी है, ठीक है, नेशनल लेवल की बात करिए। एंड आंध्र प्रदेश में अगर पूछा जाए तो आंसर आपका लिसा गिल हो जाएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी कौन है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश में आपको दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार बनाया गया है? सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द वर्ल्ड फर्स्ट, पहला है, ठीक है, परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी बनाया गया है। ये कहाँ पे बनाया गया? तो फिनलैंड में बनाया गया, ठीक है। सो ये फिनलैंड आपको याद रखना है, यहाँ पे पहला बना है, परमानेंट बना है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से आपको किसे नास्कॉम, ठीक है, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम? ये कब बना था? ये 1988 के आसपास बना हुआ था नास्कॉम। और इसके जो अभी बने हैं आपको चेयरपर्सन, ये याद रखना आपको, श्रीकांत वेलकमनी, ठीक है, श्रीकांत वेलकमनी जो है ये इसके नास्कॉम के अभी चेयरपर्सन बने हैं। तो ये आपका दोनों वीक का करंट अफेयर था जो कि मिस हो गया था, एक साथ कंबाइंड था। इसके अलावा हमने स्टैटिक वाले पोर्शन को भी रिवाइज किया। एंड अगर आपको लगता है कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट की आपको जरूरत है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।